विद्यार्थियों, आज हम लोग डीएनए का संरचना या डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। आप देखें, सबसे पहले फ्रेडरिक मेशर ने 1869 में न्यूक्लियस में सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को देखा था और उसे न्यूक्लिन कहा था। और ये एक अमेरिकन एक साइंटिस्ट था, बायोकेमिस्ट था एक्चुअली। उनका नाम था चारगाफ। 1905 में इनका बर्थ था और 1949 में इन्होंने चारगाफ रूल दिया था। चारगाफ रूल ये बताता है कि डीएनए यदि कहीं से भी ले लिया जाए तो उसमें एडेनिन जो है वो थायमिन के बराबर होता है और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के बराबर होता है। इस तरीके से A+G और C+T यानी प्यूरिन और पैरिमिडिन, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो 1 होता है। तो ये चारगाफ रूल है और चारगाफ ने इस तरीके से ये रूल दिया और ये बताया था कि जो जीन होते हैं उसका जो मेन जो पार्ट है वो एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि फ्रेडरिक मेशर ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड को पहचान लिया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी लंबा समय लगा डीएनए का स्ट्रक्चर जानने में या न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर जानने में काफ़ी लंबा समय लगा। ऐसा इसलिए हुआ कि न्यूक्लिक एसिड बहुत एक पॉलीमर है, बहुत बड़ा पॉलीमर है और उसको एज सच उसको बाहर उसको निकाला नहीं जा सकता था। टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी, तो इंटैक्ट डीएनए नहीं मिल पाता था। तो 1952 में मॉरिस विल्किंस और रोज़ालिंड फ्रैंकलिन, इन लोगों ने डीएनए का एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी दिया था, यानी एक्सरे डिफ्रैक्शन द्वारा डीएनए को बताया था। तो 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इनके एक्सरे डिफ्रैक्शन को ध्यान से देखा और चारगाफ के भी बात को ध्यान रखते हुए इन्होंने डीएनए का जो स्ट्रक्चर बताने की कोशिश किया और उसके लिए उन्होंने एक डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1953 में, जिसके लिए उन्हें विल्किंस के साथ नोबेल प्राइज़ भी मिला था इनमें। चलिए हम लोग देखें कि डीएनए में एक्चुअली क्या क्या है। डीएनए में शुगर है, एक 5 कार्बन शुगर है। तो डीएनए आरएनए, इन दोनों को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब देखिए, ये जो शुगर है ये 5 कार्बन शुगर है, ये राइबोस शुगर है। कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये कार्बन नंबर 5 है। तो ये राइबोस शुगर है। तो कार्बन नंबर 2 पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर ये ऑक्सीजन ये यहाँ से निकल जाएगा तो केवल हाइड्रोजन बचेगा, तब ये शुगर का नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब देखें, इस वाले शुगर में यहाँ पे केवल हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीजन निकल गया तो ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है। और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये राइबोस शुगर है। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर, 5 कार्बन शुगर, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर जो है यह आरएनए में पाया जाता है और डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में पाया जाता है। और आप जान लें कि यह जो शुगर है इस पे कार्बन नंबर 1 पे हमेशा बेस जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस, और कार्बन नंबर 5 पर यहाँ पे फास्फोरिक एसिड जुड़ता है। तो इस तरीके से, या फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ता है। इस तरीके से जो शुगर है, शुगर के साथ जब एक नाइट्रोजन बेस अगर जुड़ जाएगा तो तब हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और जब फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। चलिए हम लोग बेस देखते हैं कि बेस कितने प्रकार के हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखें, ये कुल देखिए बेस है, साइटोसिन है, थायमिन है, यूरेसिल है, ये गुआनिन है, ये एडेनिन है। एडेनिन और गुआनिन में आप स्ट्रक्चर देखें इसमें एक 6 कॉर्नर्ड एक रिंग है और इसके साथ फिर एक और छोटा इसमें रिंग है। तो इसमें 2 रिंग हैं
इसमें भी 2 रिंग हैं। और बाकी जो ये है साइटोसिन है, थायमिन है, यूरेसिल है, सब में नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 कॉर्नर्ड है, 6 रिंग है इसमें, यानी 6 कॉर्नर्ड ये रिंग है कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो ये सबका स्ट्रक्चर एक जैसा है, इसलिए इन तीनों को हम पैरिमिडीन कहते हैं। और इन दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है तो ये प्यूरीन कहलाता है। तो एडेनिन और गुआनिन ये प्यूरीन है, और बाकी ये यूरेसिल है, थायमिन है और साइटोसिन है, ये पैरिमिडीन कहलाते हैं। एक जैसे इनका स्ट्रक्चर कैसा है, एक जैसा है, इसमें एक रिंग है केवल। अब आप देखें, इसमें देखें यह शुगर है, शुगर कुछ भी हो सकता है, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। कार्बन नंबर 1 पे एक बेस जुड़ा हुआ है, बेस में कुछ भी हो सकता है। यानी डीएनए अगर है तो डीएनए में ये बस यूरेसिल नहीं मिलता है, केवल थायमिन मिलेगा और साइटोसिन मिलेगा, यानी 4 बेसेस मिलते हैं। और एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन ये डीएनए मिलता है। और आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल मिलता है। तो आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल मिलता है। तो इस तरीके से आप देखें, यहाँ पे शुगर या राइबो शुगर हो सकता है या डीऑक्सीराइबो शुगर, यानी ये शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, इस पे कार्बन नंबर 1 पे ये क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। बेस में कुछ भी हो सकता है, ये बेस जुड़ा हुआ है। तो ये एक शुगर, चलिए राइबो शुगर मान लें, तो एक राइबो शुगर और एक बेस अगर जुड़ जाए तो इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। मान लीजिए कि ये राइबो शुगर है, ये एडेनिन है, 2 रिंग है तो एडेनिन है, तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन। और यहाँ अगर गुआनिन है तो गुआनोसिन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर साइटोसिन है तो ये साइटिडिन हो जाएगा। अगर यूरेसिल है तो यूरिडीन हो जाएगा। इस तरीके से 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड हैं आरएनए में। और अगर ये डीऑक्सीराइबो शुगर है, ये एडेनिन है, तो ये कहलाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। गुआनिन है तो डीऑक्सी गुआनोसिन। और यदि साइटोसिन है तो डीऑक्सी साइटिडिन। और यदि यहाँ पे थायमिन है तो डीऑक्सी थायमिडीन है। चलिए, तो ये न्यूक्लियोसाइड है। अब आप देखें, अगर ये राइबो शुगर है, ये एडेनिन है, और ये कार्बन नंबर 5 पर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, तब ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर है और बेस है, नाइट्रोजन बेस है। चले, ये राइबो शुगर है, ये एडेनिन है, राइबो शुगर है, फॉस्फेट है, तो ये हो जाएगा एडिनोसिन। तो ये एडिनोसिन एक फॉस्फेट है, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एडिनोसिन, ये यहाँ से यहाँ तक एडिनोसिन फॉस्फेट है, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ पे गुआनिन है तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। यूरेसिल है तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। अच्छा, चलिए, अगर ये डीऑक्सीराइबो शुगर है, ये एडेनिन है, तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर गुआनिन है तो डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। और यदि थायमिन है तो थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। इस तरीके से ये जो है, ये थायमिडीन है, यानी ये न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। तो आपने देखा कि आरएनए में 4 टाइप्स के न्यूक्लियोसाइड हैं और 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड हैं। डीएनए में भी 4 टाइप्स के न्यूक्लियोसाइड हैं और 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड हैं। चलिए, अब हम लोग देखें कि बच्चों, ये जो शुगर और ये बेस और ये फॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। यही एक्चुअली इस तरीके से अगर 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे तो कहलाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से डीएनए दरअसल पॉली न्यूक्लियोटाइड है। हम लोग इसमें देखें, इसमें स्ट्रक्चर में देखें, यह क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, शुगर है, ये बेस है और ये फॉस्फेट है।
तो बेस कहाँ जुड़ता है? कार्बन नंबर 1 पे, और फॉस्फेट जुड़ता है कार्बन नंबर 5 पे। तो चलिए हम लोग देखें। तो इस तरीके से देखिए, यह एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में देखिए जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए हैं, तो आप देखें यहाँ पे, इसको और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आप ये देखें यहाँ पे, तो बच्चों इसको आप देखें तो ये देखिए, यानी बेस एडेनिन शुगर फॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। और ये क्या है? ये बेस, शुगर और फॉस्फेट, इस तरीके से ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड है। अब आप देखें कि ये न्यूक्लियोटाइड है और ये है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड है, ये फॉस्फेट और इस कार्बन पे, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसके बीच में एक्चुअली ये बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से ये यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब आप देखें तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर कैसा है। आप ये देखें यहाँ पे कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपस में ये जुड़े हुए हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा, इस तरीके से। और आप देखिए इस तरीके से ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। अब आप देखिए, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक ये है। अब एक दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जो कि उल्टा है। आप देखिए, इस शुगर का नुकीला भाग ऊपर है, शुगर में नुकीला भाग नीचे, तो ये उल्टा है। और फिर से देखिए इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को, यहाँ पे जो ऊपर जो कार्बन है, ये कार्बन नंबर 5 है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है जो कि फ्री है, और यहाँ पे कार्बन नंबर 3 है जिस पर कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे फ्री है। तो ये कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये जो चेन है, यानी ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो ये जो स्ट्रैंड है एक, यह इसका कहलाता है 3 प्राइम एंड, और ये कहलाता है 5 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड की तरफ, सिरे की तरफ फॉस्फेट ग्रुप है जो कि फ्री है, और 3 प्राइम एंड की तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और जब इसको उल्टा कर दिया जाएगा, देखिए ये वाली चेन उल्टी है, तो इसका 3 प्राइम ऊपर है, 5 प्राइम नीचे है। इस तरीके से दो चेन आपस में सामने सामने आ जाते हैं, और कुछ इस तरीके से आते हैं कि हमेशा A के सामने T रहता है और G के सामने C रहता है। तो जहाँ कहीं भी होगा आप देखेंगे कि T के सामने A रहेगा, अगर ये T है तो ये A रहेगा, तो अगर ये T है तो A, और A है तो T। तो A और T सामने सामने रहते हैं, और G और C भी सामने सामने रहते हैं। G और C एक सामने सामने है, A और T हमेशा सामने सामने रहते हैं। इस तरीके से जो DNA है ये डबल स्ट्रैंडेड है, इसमें दो धागे हैं, दो स्ट्रैंड हैं, और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हैं। A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, और G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। और इस तरीके से 2 चेन हैं, और दोनों एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का अर्थ ये हुआ कि इसका देखिए जो 3 प्राइम है, इसके 5 प्राइम के सामने है, और इसका जो 5 प्राइम है इसके 3 प्राइम के सामने है। इस तरीके से तो ये 2 स्ट्रैंड हैं, और दोनों स्ट्रैंड के बीच में बेसिस हैं, और बेसिस की खासियत है हमेशा A के सामने T, या T के सामने A, और G के सामने C, या C के सामने G। तो ये 2 स्ट्रैंड वाले ये DNA का स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये जो DNA है, दोनों हैं, यह एंटी क्लॉकवाइज ये मुड़े हुए हैं, यानी ये दक्षिणावर्त, ये लेफ्ट हैंडेड है, ये लेफ्ट हैंडेड है। लेफ्ट हैंडेड यानी दक्षिणावर्त ये दिशा में क्या है, मुड़ा हुआ है। और देखिए
चारगाफ का रूल यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब आप देखें उसी स्ट्रक्चर को और डिटेल दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे GOC में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, GSC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इस तरीके से ये 2 स्ट्रैंड हैं, दोनों के बीच में अंदर साइड में ये बेस पेयर्स हैं और हमेशा G के सामने C है। इस तरीके से देखिए ये है CAGT। तो दूसरे स्टैंड में क्या होगा हम इसको गेस कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि C के सामने G होता है और A के सामने हमेशा T होता है, तो CT CA। इस तरीके से अगर एक स्टैंड का बेस का सीक्वेंस अगर मालूम है तो दूसरे स्टैंड में बेस का सीक्वेंस क्या होगा इसका हम पता कर सकते हैं। चलिए इसी बात को देखिए हम ऐसे भी, ये जो स्ट्रक्चर है इसको और सिंपल हम ऐसे दिखाते हैं। 2 लाइन खड़ी लाइन दिखाते हैं और बीच में बेस पेयर्स को हम दिखाते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसा भी दिखा सकते हैं। तो ये खड़ी लाइन क्या बताता है कि देखिए ये शुगर है, फिर फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर, तो यानी एकांतर क्रम में है, अल्टरनेट है, शुगर फॉस्फेट शुगर। तो शुगर फॉस्फेट का ये एक बैकबोन है, तो शुगर फॉस्फेट का ये एक बैकबोन है। ये भी देखिए ये भी शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है और साइड में ये बेस हैं, बेसेस ये जुड़े हुए हैं और इसी का जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स यहाँ पर भी हैं। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ये देखिए ये है हेलिकल, ये लेफ्ट हैंडेड ये मुड़ा हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली इसका आ जाता है। इसमें भी देखिए आप और क्लियर कट ये दिखाया गया है कि ये जो है ये एक चेन है, दूसरा चेन है। ये देखिए ये इसका 3 प्राइम एंड है, ये इसका 5 प्राइम एंड है और इस पर एक फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम। और इसमें देखें तो ये 3 प्राइम है तो इसके सामने क्या रहेगा, 5 प्राइम एंड है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप फ्री है और ये 3 प्राइम एंड है, ये यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। आप यहाँ देखेंगे और G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और इस तरीके से A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अगर DNA को हीट कर दिया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड क्या है अलग अलग हो सकते हैं। ये देखिए DNA का ये डबल स्ट्रक्चर है और तो इस तरीके से DNA आपको देखिए ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है। DNA दरअसल ये DNA का हेलिक्स है। आप देखेंगे यहाँ पर ये बेस पेयर्स हैं बीच में अंदर साइड में, तो DNA कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ है, यानी इस तरीके से ये स्पाइरल है कि देखिए इसमें एक बड़ा गड्ढा है और एक छोटा गड्ढा है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक छोटा गड्ढा है और एक काफ़ी गहरा है, तो ये मेजर ग्रूव कहलाता है और ये माइनर ग्रूव कहलाता है। और DNA में यदि हम एक यहाँ से यहाँ तक देखें तो एक रिंग बन जाएगा। अगर इस हिस्से को अगर आप यहाँ चिपका देंगे तो एक रिंग बन जाएगा। तो दरअसल ये कहलाता है एक पिच कहलाता है। पिच मतलब कि यह यहाँ से यहाँ तक एक रिंग बन जाएगा, तो ये एक पिच कहलाता है। दरअसल एक पिच का जो लेंथ है यह 3.4 नैनोमीटर है, या हम कह सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉम है। तो 3.4 नैनोमीटर है और इसमें करीब 10 बेस पेयर्स आते हैं। ये देखिए बेस पेयर्स है, ATGC है ना, ये बेस पेयर्स हैं। तो कुल अगर 1 2 3 तो कहते हैं कि लगभग 10 जोड़ी क्षार, यानी लगभग ये 10 बेस पेयर्स यहाँ पर एक पिच के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से एक बेस पेयर के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। तो 1 पिच में लगभग 10 पेयर्स ऑफ बेस पेयर्स आते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3.4 नैनोमीटर है, एक ये लेंथ है, यानी अगर इस दोनों सिरे को टच कर दिया जाए तो एक रिंग बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें भी देखिए और
ये अगर इसकी चौड़ाई देखें तो चौड़ाई बराबर है। डीएनए की चौड़ाई आप देखें यहाँ से, ये 20 एंगस्ट्रॉम ये चौड़ा है। और आप देखेंगे बीच में से अगर एक लाइन खींच दें तो इस आप यहाँ से देखेंगे तो ये पूरी चौड़ाई इसकी 20 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।